नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आपका अपना मिसाहिर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, के लोहार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं रोमी साहिब लौट आया हूं अपने शो के साथ, जिसका नाम है न्यू बॉय विद रोमी साहिब। तो हमारे शो में आज के मेहमान हैं शंकर जी सोनी, जो पेशे से एक एडवोकेट हैं। इन्होंने अपनी निजी पूंजी लगाकर बिना सरकारी व गैर सरकारी योगदान के इन्होंने एक स्मारक की स्थापना की है, जिसे ये शहीदों का मंदिर भी कहते हैं, जहाँ पूरे भारत में ही नहीं, शायद यहाँ पर ऐसे ऐसे शहीदों के नाम हैं जिन्होंने हमने कभी सुने नहीं होंगे। इन्होंने पूरी अपने जीवन के 45 से 40 साल लगाकर इन्होंने संघर्ष करके इस रिसर्च को पाया है, इस ज्ञान को प्राप्त किया कि कितने लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था, कितने लोगों का खून इसमें बहा था। तो अब हम सीधा समय ज़ाया ना करते हुए चलते हैं सीधा शंकर जी सोनी के पास। शंकर जी 45-40 साल आपने लगाए, तो आपको कैसे विचार आया कि आपको यानी कि शहीदों के लिए कुछ करना चाहिए, और आपने अपनी निजी पूंजी लगा दी? क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जेब से 10-20 रुपये भी दान करने की सोचता रहा। आपने ये इतना बड़ा लैंड है, यहाँ पे आपने इसकी बिल्डिंग खड़ी की है, और आपने इतनी सारी तस्वीरें लगाई, तो खर्चा किया होगा अपने लाखों में। ये प्रेरणा, ये जो आपका भाव है शहीदों के लिए, कहाँ से है? ये भारतीय सशस्त्र क्रांति का हमारे भारतीय इतिहास में कहीं नाम नहीं। लगभग 250 वर्ष तक अंग्रेजों के अपना देश स्वाधीन रहा। इस बीच हमारे भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय युवा, आदिवासी लगातार अंग्रेजों से लड़ते रहे। काफ़ी लोग लड़कर शहीद हुए, काफ़ी लोगों को फांसी दी गई और अंडमान निकोबार जेल में भेजा गया। लेकिन आज़ादी के बाद इन लोगों को इतिहास के पन्नों में कहीं जगह नहीं मिली। तो ये मेरा शुरू से ही आशय था कि वो देश और वो कौम गद्दार जो अपने शहीदों को याद नहीं करती, और हमने हमारे शहीदों को न केवल बुलाया बल्कि इनको त्रोहित किया। कहीं हम इनको उग्रवादी लिख रहे हैं आज़ादी से शुरू, और पाठ्यक्रम में बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। तो मैं 67 से इस विषय पर, जब मैं 16 साल का था तभी मैं प्रेरित हुआ, जब मैंने मनोज कुमार जी की शहीद फिल्म देखी। उसके बाद मैंने ये संकल्प किया कि जो सशस्त्र क्रांति के योद्धा थे उनके बारे में खोज की जाए, शोध की जाए, और उनकी स्मृति में एक ऐसा स्मारक स्थापित किया जाए जो आने वाली पीढ़ियों को कम से कम ये याद दिलाता रहे कि इस देश की आज़ादी हमें शहीदों के खून से मिली थी, यूं ही भीख में नहीं मिली। इसी प्रेरणा से प्रेरित हो गए और शहीदों के आशीर्वाद से ये स्मारक बना पाया हूँ। और इसमें लगभग 450 क्रांतिकारियों और शहीदों की फोटो है, जिनका भारतीय इतिहास में कहीं नामो निशान नहीं है। 2-4 लोग क्रांतिकारियों का अगर नाम आता भी है तो 2-4 लाइनों के साथ इनका आता है, लेकिन सशस्त्र क्रांति के नाम से जो है वो कहीं भी भारतीय इतिहास में कोई जगह नहीं है। मैंने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है, गुमनाम क्रांतिवीर, और मैंने उसको भारत सरकार को प्रकाशित किया है कि इसमें उल्लेखित जो तथ्य है कि कैसे इन लोगों ने सशस्त्र क्रांति लड़ी और इन लोगों ने अपने प्राणों का अधिकार, ये तथ्य सही है। तो इसे भारत का सशस्त्र क्रांति का इतिहास घोषित किया जाए, अन्यथा तो आमने सामने आके हमारे से बात करें। तो ये एक थाती मैं समझता हूँ देश की है, पब्लिक को डेडिकेटेड है, और भारत में ऐसा कोई अभी तक स्मारक नहीं बना है जिसमें इतने लोगों का परिचय दिया गया हो जितना यहाँ पर मैंने संकलित किया है। शंकर जी, आप राजनीति में भी रहे हैं, आपने राजनीति क्यों छोड़ी? मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, क्योंकि अन्ना आंदोलन के समय हम लोगों ने मतलब भूख चढ़ी हुई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है वो हमारी जिद से स्थापित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उस आंदोलन की हत्या हो गई और ये एक राजनीतिक पार्टी में हुई। जब राजनीतिक पार्टी बनाई गई तो जो शीर्ष नेता थे, अरविंद भाई खुद, मनीष जी वगैरह, इनका ये था कि हम लोग एक स्वच्छ राजनीति करेंगे, लेकिन वो हम कर नहीं पाए। इस बात का हमें खेद है कि लोगों के विश्वास को हमने धोखा दिया।
हमारी पार्टी की जो है आम पार्टी जैसी करती, इसलिए भी राजनीति में सक्रिय रूप से शंकर जी, एक सवाल जनता की तरफ से है, मैं उसी से शुरुआत करूंगा। एक युवा है, उनका कहना है कि आज के समय में शहीदों की जब बात होती है तो लोग खुदीराम बोस का शायद नाम नहीं जानते होंगे, शौकत खान का भी शायद बहुत कम लोग उनको जानते होंगे, लेकिन भगत सिंह को वो हाईलाइट करते हैं। दूसरा इसमें क्या उन्होंने ये पूछा कि गांधी जी के विचार और गांधी जी की जो उन्होंने जो संघर्ष किया, आज के लोग, जो आज के युवा हैं, वो 80% उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे मान्य नहीं करते हैं। और उस जमाने में गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा गया, तो गांधी जी और भगत सिंह उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है आज के युवा ने, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक साथ 4-5 क्वेश्चन करके मैं बता देता हूँ कि पहली बात तो बिल्कुल सही है कि जो खुदीराम बोस जैसे युवा क्रांति करते अपने दोबारा उनका प्रतिमा भी स्थापित की और यहाँ भी लिखा है। और एक ऐसा युवा जो 13-14 साल की वर्ष में जिसको फांसी हुई थी, और उसने फांसी के समय जज ने जब पूछा उसको हंसते हुए देखा कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें फांसी दी जा रही है, तो उस युवक ने कहा मैं तो इस बात पर हंस रहा हूँ कि आप कह रहे मुझे बम बनाना नहीं पता, और जब साहब आप 5 मिनट का टाइम तो आपको सिखा सकता हूँ, और उसको पता है कि उसको फांसी होगी। तो ऐसे जो युवा थे, मतलब उनके बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए, कम से कम बच्चों को हौसला बुलंद है। ये बात सही है कि इन लोगों को इतिहास में जगह नहीं मिली। जहाँ तक गांधी जी की बात है, देखिए वो आदरणीय है कि अगर भारतीय युवा भारतीय आज़ादी के संघर्ष की तरफ आकर्षित हुई तो इसका श्रेय हम काफी हद तक गांधी जी को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये आह्वान किया था कि 1 वर्ष के अंदर हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवा देंगे। और भगत सिंह जी जैसे लगभग 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ के और गांधी जी के पीछे लगे थे, लेकिन 1 वर्ष भी चला गया, और जब वो मूवमेंट जो है चोरी कांड के बाद गांधी जी ने वापस लिया तो युवाओं का मोह भंग हो गया, और उसके बाद में युवाओं ने जो है मतलब गांधी जी के साथ नहीं है। पर आज का युवा है जो वो गांधी जी को और भगत सिंह को आमने सामने खड़ा रखता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गांधी जी ये चाहते थे, मतलब मैं जहाँ तक पढ़ पाया हूँ कि जैसे एक बड़ा बुजुर्ग सोचता है भाई बच्चे मारे जाएंगे, बच्चों की हत्या हो जाएगी, तो उनके दिमाग में ये था कि भारतीय युवा जो है उनमें अभी इतनी हिम्मत और इतनी ताकत और नहीं है कि अंग्रेजों से सीधे लड़ सके, इसलिए वो मतलब जो इंसाफ के हथियार को जो है वो गांधी जी दूर रखना चाहते थे। मेरा ये मानना है, हालांकि कई जगह मैं गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस के बारे में वहाँ पे मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि इन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को इतना टॉर्चर किया कि उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और अध्यक्ष पद से त्याग करना पड़ा। और जहाँ तक आज के युवाओं को दोनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गांधी जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज देश आज़ाद है, आज तो मतलब सत्य अहिंसा के जो मार्ग है कामयाब हो सकते, कोई सरकार अपनी है, उस समय इन लोगों की आवश्यकता थी, क्योंकि इतनी मतलब ये कमीनी कौन थी अंग्रेज, इनके सामने गांधी जी की तरीके से आज़ादी लेना नामुमकिन था। इटली जो आखिरी जो हमें उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जब हमारा देश आज़ाद होने को था तो वो यहाँ आए, तो इटली से पूछा गया कि देश की आज़ादी में गांधी जी का कितना रोल था, तो उन्होंने कहा था मिनिमल, यानी बिल्कुल कम। तो फिर उनसे पूछा गया कि आज़ादी का कारण क्या बना, तो उन्होंने कहा बेसिकली आज़ाद हिंद, यानी जो लाल के सैनिकों को गिरफ्तार करके लाल किला में उनके ट्रायल के लिए लाया गया, और हमारी वायुसेना ने नौसेना ने जब मतलब बगावत कर दी, तो एक देश में ऐसा माहौल हो गया था कि भी अपने ही जो सेना में लोग थे भारतीय, उनके कारण ही को हमारे को शासन कर रहे थे, और वो लोग बगावत कर गए, तो उन्होंने ये देख लिया भारत में राज संभव। इसमें एक वाक्य मैंने पढ़ा था शंकर जी की, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब नेहरू जी ने सुभाष जी से कहा था कि बापू कह रहे हैं कि आप अपनी फौज जो बनाई आपने वो अंग्रेजों की सहायता के लिए भेज दीजिए, तब सुभाष जी ये कहते हैं कि बापू से कहो कि अहिंसा के दम पर विश्व युद्ध में बंद करवा देते। तो ये वाक्य सुभाष जी जीवन में सुनने को आया था, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये सही मायने में जितनी मैंने पुस्तकें पढ़ी है, तो
उसमें इस तरह का जो नहीं है उल्लेख। हाँ, ये मेरा क्षेत्र से बड़ा है कि वो जब यहाँ से पलायन कर गए और उसके बाद जब उन्होंने आज़ादी फौज का गठन कर लिया और उसके बाद में जब उन्होंने अपना पहला स्पीच दिया अपने रेडियो से, उस समय उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के नाम से संबोधित, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था और तभी से इनको राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। अन्यथा विधिवत रूप से मतलब भारतीय किसी कानून के तहत गांधी जी को ये जो पद नहीं दिया गया, ये पर प्रतिष्ठा समझिया। कितने आप अंदाजा लगाए तो कितने लोग शहीद हुए होंगे आज़ादी की लड़ाई में? भाई अगर आप पूरे 200 सालों का इतिहास देखें तो ये संख्या लाखों में नहीं है। क्यों कि सबसे पहले भड़के जैसे का आबा इन लोगों ने मतलब शस्त्र उठाए, आदिवासियों ने, इन्होंने तलवार भालों से अंग्रेजों का मुकाबला किया और लेकिन उनका कोई नाम नहीं। आप कह रहे हो लाखों में संख्या ज़्यादा जाएगी शंकर जी, तो जब भारत का बंटवारा हुआ इनकी जो बलिदान है, इनका जो बलिदान शहादत है, उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ा? लांछन के रूप में भी आप कह सकते हैं कि इन शहीदों की आत्मा को पीड़ित किया गया बंटवारा करने वाले का, तो इस पर आपका क्या विचार है? बंटवारा तो निसंदेह आप अगर अपने ये देखें कि इन लोगों ने जिन्होंने 12 साल से अपनी पूरी जवानी या तो वो फांसी में चढ़ गए और या फिर कैद में रहे और इन्होंने यातनाएं सही, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य एक ऐसी आज़ादी थी कि जिसमें मतलब हर नागरिक का सम्मान हो, हर नागरिक को रोटी कपड़ा मकान कम से कम हो। और लेकिन आज वो शहीदों के वो सपनों की आज़ादी तो आज भी नहीं है। आज भी देश में इतनी गरीबी है, कितने लोग भूखे मर रहे, बेरोजगार घूम रहे, तो आज़ादी तो आई का है। पर बंटवारे से इनकी जो आत्माएं तो इनको निसंदेह इनकी बहुत आत्माएं भूख पाई, क्योंकि मास्टर सूर्य सेन का बहुत कम लोग नाम जानते हैं। क्योंकि जो भारत की आज़ादी की लड़ाई थी उसमें ना तो लड़ने वाला हिंदू था ना मुसलमान था, वही सिर्फ देशभक्त था। देशभक्त तो बंटवारा जब किया गया वो धर्म के नाम पर किया गया। यदि आज सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह जैसे जो थे हमारे, वो अगर आज जीवित होते तो उनकी नज़र में ये क्या होता? मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सुभाष चंद्र बोस मतलब यहाँ भारत में रहते, हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में भी बहुत विवाद है कि वो उस समय दुर्घटना में जो बताया जा रहा है उसमें वो शहीद नहीं हुए थे। अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, इस देश का बंटवारा नहीं होता। जिंदा भी उतना ही प्रभावित था सुभाष चंद्र बोस से, और सुभाष चंद्र बोस ने तो आज़ाद हिंद फौज में इस मतलब दूर ही कर दिया था, मुसलमान उनके दिमाग में नहीं था। शंकर जी, आप राजनीति में रहे हैं तो जो यानी आज़ादी की लड़ाई थी, उस लड़ाई को एक आंदोलन का रूप देने के लिए एक पार्टी बनाई गई थी कांग्रेस। वो कब आज़ादी की लड़ाई से यानी कि आंदोलन से एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई? नहीं, आज़ादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस नहीं बनाई गई थी। 1857 में जो प्रथम अपना स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने सिर्फ भारतीय जनता को, भारतीय क्रांतिकारियों को मतलब एक इसको सेफ्टी वॉल के रूप में जो है वो एक एयू अंग्रेज था, वो इसका पहला था, उसने कांग्रेस का गठन किया था। ये समझ लो आप एक मतलब रिमोट कंट्रोल के रूप में भी जिसको इनकी मार्फत जो है वो किया जा सके। और ये 1930 के आसपास जो है वो अख्तियार कर लिया था इसने आज़ादी का संघर्ष, जब सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे थे और नेहरू जी भी एक समय में इस हद तक आगे थे कि उन्होंने संपूर्ण स्वराज्य की जो मांग उठा दी थी। शंकर जी, अभी दिल्ली में जहाँ एक वर्ष से पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी, उस खालिस्तान को सुभाष जी से कर दिया गया है, कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। एक किसी भी शहीद की और ऐसे मतलब ये जो बात की थाती है, ये लोग इनका सम्मान करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य बताएंगे कि हमें इनका आदर करना चाहिए, हमें इनको सम्मान देना चाहिए। मूर्ति स्थापित करना एक अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं है। 40-45 साल आपको वकालत में हो गए, आपने वहाँ भी संविधान का एक लगा रखा है, तो उसमें लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ तक पहुँचा आज आज़ादी के 75? शून्य। किस तरह से आप
आप अगर राजनीतिक मतलब इसकी बात करें कहाँ तक पहुँचे, तो मैं आपको बाबा अम्बेडकर साहब की बात याद दिलाना चाहूँगा। बाबा साहब ने उस समय कहा था कि अगर इस तरह से राजनीतिक दल बढ़ेंगे ना तो बेहतर से गुजरा था। मतलब उनकी जो भावनाएं थी वो ये थी कि अगर राजनीतिक दल इस तरह से बढ़ गए तो दलगत राजनीति शुरू हो जाएगी, तो वो जो हमारा संविधान का उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं होगा, और वही हुआ। आज सबसे बड़ी अगर इस देश की खतरनाक बुराई है तो राजनीतिक दल है। हमें जैसे अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के नाम पे बांटा, आज इन राजनेताओं ने, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता, मतलब आज पूरा युवा इनके पीछे, इनके नेता, इनके मिनिस्टर 100% बेईमान है, लेकिन वो सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। ये सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति है। इन्हीं विचारों से बचते हुए आपने राजनीति छोड़ी। छोड़िए, मैं अगर मेरा तो मसला है, यदि अगर युवा को चाहिए एक बार टोटल कांग्रेस या बीजेपी सब राजनीतिक पार्टियों का भ्रष्टाचार करके और आम लोगों को जो है वो संसद में और विधानसभा में बिठाया जाए। हमारे आपके ही पार्टी के, हमारे हम कवियों के सीनियर भी हैं, कुमार साहब, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ी। वो भी कहते हैं कि उन्होंने इसी कारण से छोड़ी थी क्योंकि जहाँ देश के लोगों का, फौज का, शहीदों का अगर सम्मान ना करके सिर्फ एक जो आंदोलन से शुरू हुआ था देश को बचाने के लिए, और वो कब एक राजनीतिक दल बन गया, और वो राजनीतिक दल ऐसा बना कि उसमें समाज सेवा से हटकर। देखो, मैं अच्छी तरह से कुमार भाई से मिला हूँ, अब जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें वो वैसे नहीं थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम सब भी वो दोषी, और मैं तो करके हमें भारतीय जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो जो हमने आह्वान किया था अपना आंदोलन के समय, भ्रष्टाचार की भारत की स्थापना करेंगे, जन लोकपाल लाएंगे, उससे पीछे अन्ना जी बड़े नाराज थे कि कुमार भाई से बहुत नाराज थे। क्या कारण था नाराजगी का? बस यही कारण था, राजनीति जब पार्टी राजनीति में हुआ। मैं आपको बताता हूँ, ये शायद आपके चैनल की बात मुझे नहीं पता कितने लोग सुन पाते कि जब हमारी पार्टी बनाई जा रही थी तो हमें ये डिस्कस होता था जब राजनीतिक बनाई, तो अपने राजस्थान के सब जिलों में से मैं और मेरा जो ग्रुप था, हम लोग कहते थे कि हम प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। अगर राजनीतिक पार्टी बनाना ही है तो हमें से कुछ लोग कांग्रेस में चले जाओ, कुछ बीजेपी में चले जाओ, उनको सुधार लो। तो वो कौन से कोई दूसरे देश के हैं, भारतीय तो है का युवा जो आज कांग्रेस के युवा है, बीजेपी के युवा, उनको सुधार लो, एक नई पार्टी की जरूरत है। लेकिन मनीष सिसोदिया से ज़्यादा होता था, वो इस बात पर नहीं थे कि देश में अगर तालाब में गंदगी है तो तालाब के अंदर घुसना पड़ेगा राजनीति के लिए। और मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर पार्क है जयपुर जो अन्ना जी के समय में वो जूस वगैरह देते थे, उन्होंने उस समय मतलब हमें चलाया था कि जिस गति से आप राजनीति बदलना चाहोगे तो राजनीति आपको उससे दुगनी गति से बिगाड़ने में चाहिए। लेकिन वो सारी बातें थी। अच्छा, एक मैं निजी प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप वकील भी हैं, आपको संविधान और शहीदों से भी आपको बहुत प्यार है, और राजनीतिक तौर पर भी आपको, कि जो पार्टीगत वंशवाद शुरू हो जाता है, जैसे हम राहुल जी की बात करें या हम अपने अखिलेश भाई की बात करें, पार्टी के अंदर जो यानी जो राजनीति यानी लोकतंत्र देश में पार्टी के अंदर वंशवाद शुरू होता है, क्या इससे मतलब लोकतंत्र का हनन होता है? हाँ, लोकतंत्र दूषित होता है निस्संदेह। मैं मतलब राजनीति में योग्यता के आधार पर आनी चाहिए, कोई आदमी योग्यता के आधार पर आता है तो, लेकिन ये लोग अपने जो मतलब संतान ने उनको स्थापित कर देता कैसे, जबकि वो उनमें ऐसी कोई राजनीतिक सोच नहीं होती, कोई भला नहीं चाहते देश के भले। कई जो मैंने नेता देखे जो राजनीतिक दल छोड़ते हैं अपना, जैसे कांग्रेस छोड़ने वाले या समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले, उनका ये कहना है कि अगर मुझ में गुण है प्रधानमंत्री पद संभालने का तो शायद मैं पहुंच नहीं सकता इस पार्टी में रहकर, क्योंकि पार्टी पहुंचने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य के भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय कर लिए हैं। तो क्या इससे लोकतंत्र हम कह सकते हैं? लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या होती है। मैं राजनीति में ना कि मेरा तो मतलब जीरो नॉलेज था, मैं कभी रहा नहीं सकता, आम आदमी पार्टी बनाते से इसके फाउंडर बने थे, सिक्कर से एमपी है,
नहीं शिरकत से सुविधानंद। तो पार्टी के समय मैं एक आदमी सौभाग्य मिला उनके पास रहूँगा, तो उन्होंने एक संकेत किया था कि राजनीति जो है कंधे से ऊपर नहीं होती। तो मैं उस समय तो नहीं समझ पाया, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं वो मुझे समझ में आता है कि राजनीति में कोई भी वोट में अपने से बड़ा कद किसी का करना नहीं देना सकते। अपने ये राजेश अपने पायलट और इनका जो चल रहा है तो वही है भी अशोक गहलोत जी का राकेश बेटे सचिन पायलट। हाँ सचिन पायलट, लेकिन अब यही तो है ना, एक समय के बाद लोगों को आगे आना चाहिए, वो हमें एनर्जी होती है। और अपन भाजपा में देखें तो यही आना है, अडवाणी जी जैसे लोग जिनके लिए भाजपा को हमेशा के लिए रेडी रहना चाहिए और उनको अपने फोटो बना के फ्रेम पे रख दिया एक तरफ। तो ये सब मतलब एक तरह से ये जो चीज़ें हैं वो लोकतंत्र की बजाय ये आप समझो मतलब एक निर्गुस्ता भी कर जाता है। कहते हैं कि आजकल के लोगों से बात करने को मिलती है तो कहते हैं कि 2 प्रधानमंत्री ऐसे आए देश में जिनसे जितना चाहकर नफरत नहीं हो सकती। एक वो 4 फुट 2 इंच का अपने शास्त्री जी, दूसरे अपने वाजपेयी जी। कि ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश का आगे कुछ दिखता नहीं था। तो इस बात में आप कितनी आपने लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए तो मैं कहूँगा कि वो अगर राजनीति की दृष्टि से आप देखें तो वो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू पटेल को मिला के अगर कोई चित्र बनाया जा सकता है तो वो सारी चीज़ें निकल सकती। लाल बहादुर शास्त्री जी क्योंकि उन्होंने चीन की सरकार के समय और जब अमेरिका ने धमकी दी थी तो आपने शास्त्री जी की बात चला दी तो उनका कितना कद था और देश की लोगों का क्या था। PH 480 एग्रीमेंट के तहत हम अमेरिका से गेहूँ लेते थे, अमेरिका ने हमें धमकाया तब इस युद्ध के बाद कि अगर ये ऐसा समझौता नहीं हुआ तो हम ये नहीं देंगे। तो शास्त्री जी ने एक आह्वान किया था कि अगर हर भारतीय एक समय सोमवार को एक समय खाना नहीं खाए उपवास रखें तो मैं इन ये ठुकरा सकता हूँ। और पूरे देश ने उनका साथ दिया और आपको ताजुब होगा आज भी लोग उसको विजय व्रत के नाम से जानते हैं। ऐसा चरित्र आज भारत में ऐसा कोई नेता है जो ये आह्वान कर दे। कहते हैं कि उनकी ईमानदारी ऐसी थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके जो गाड़ी का लोन था किस्तें नहीं ये हमारे शास्त्री जी थे। और शंकर जी, भारत में इस समय एक बहुत ही सबसे गर्म मुद्दा है जिसमें शायद आपको कहना चाहिए क्योंकि आप शहीदों से प्यार करते हो, आप देश से प्यार करते हो। हिंदू मुसलमान की जो गर्मा गर्मी होती है धर्म के नाम पर फिर से देश को तोड़ने की जो साजिशें रची जाती है, इस पहले तो जमीनी तौर पर तोड़ा गया था, आंतरिक तौर पर तोड़ा जा रहा था, आत्मा को तोड़ा जा रहा था। तो इस पर आपके क्या विचार है? इसमें बहुत बड़ा लाभ ने सवाल किया। मैंने इस मामले में जैसे अध्ययन किया तो क्या है आप अपने देश में मतलब जो ऐसा जो लगाया जा रहा है उसके लिए विदेशों से फंडिंग होती है, अमेरिका से होती है, हर कंट्री से होती है, चीन से हो रही है। तो ये लोग क्या है अपने युवाओं को जैसे दलित वर्ग है उनको संस्थाओं की मार्फत NGOs की मार्फत फीड करते हैं। कहने में कुछ ये कह रहे भारतीय शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं लेकिन अंदरूनी वो जो है वो हमें आपस में जो टकरा रहा है। इसी तरह से मुसलमानों को जो है उसी तरह से बात ऐड मिल रही है। हालांकि ऐसे लोग 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होंगे ऐसे लोग, लेकिन ये इसमें दो चीज़ सब है। एक तो ये है कि बाहरी ताकतें हमारे देश को खंडित करने के लिए इस हिंदू मुसलमान दंगों को बढ़वा रही है और दूसरी ये है कि ये जो आज अपने भाजपा का आधार हम ले रहे हैं हिंदुत्व का, उसके कारण जो है वो मुस्लिम वर्ग में थोड़ा सा आप समझो आक्रोश है या थोड़ा ऐसा महसूस कर रहे हैं हम सुरक्षित हो जाएंगे। जबकि स्थिति ये बिल्कुल जैसे अब अगर मोहन भागवत जी के आपका कुछ स्टेटमेंट, हालांकि मैंने कभी संघ से जोड़ा हूँ, मैंने भाजपा से, अब जो वो स्टेटमेंट को दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हम सबका DNA एक ही है, हम सब एक ही है, ठीक है ना। लेकिन एक बार जब एंटी मोहम्मदन या मुस्लिम विरोधी जो संघ की बन गई छवि, उस छवि पे अगर ये
मैं सोचता हूँ अगर ऐसा कोई हो जाए तो इस देश का सौभाग्य होगा, अगर हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो जाए। इसलिए मैं तो हमेशा हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है, हमने तो एक तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का स्टैचू लगाया है, तो दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह साहब का लगाया है, ताकि इन दोनों ने मरते वक्त यही कहा था आने वाले लोगों को, कभी तुम्हें हिंदू मुसलमानों के नाम से लड़ाया जाएगा तो इस पे आप करना था। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह का आज के युवाओं के लिए संदेश है, जिसे कही आपका आज के युवाओं के लिए क्या संदेश है? मेरा तो यही है जो हमारे क्रांतिकारियों का था कि हम सब एक हैं और हमें मिलकर रहना चाहिए। जो आदमी देश के संविधान को, देश के तिरंगे को अपमान करता है वो गद्दार है उस देश के, वो रहेगा नहीं, बिल्कुल बोल्डली में। और अगर हम इस देश के संविधान का आदर करते हैं, हम सब का प्यार करते हैं, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, तो चाहे वो किसी भी जाति कौम से भी। तो ये थे हमारे साथ शंकर जी सोनी। इनसे हमने जाना कि लाल बहादुर शास्त्री संघर्ष के बारे में, भगत सिंह और गांधी जी के जो विचारों के बीच मतभेद करके युवा आपस में झगड़ते हैं और जो गांधी जी के बारे में युवा धारणा बनाते हैं, उसके अलावा कि आजकल जो हिंदू मुसलमान की गर्मागर्मी बढ़ रही है, इससे शहीदों की आत्माओं को किस तरह पीड़ा पहुंच रही है, इन सभी के विचारों को जानना हमने शंकर जी सोनी से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन विचारों को जो हर युवा तक पहुंचने चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शंकर जी, हम मंदिर में बैठे हैं तो चलिए दीपक जलाते हैं शहीदों के नाम।